हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी रहेगी एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन पॉलिटी। टॉपिक है आप लोगों का अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सेलिएंट फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, यूनियन एंड टेरिटरीज, इन टॉपिक्स के रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इन टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्लस एमसीक्यू सीरीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें, ठीक है, और वो वीडियो लेक्चर्स भी देखें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले मैं बता दूं, ये जो आपकी सीरीज़ है इंडियन पॉलिटी की, ये लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें जो टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, उन्हीं के टॉपिक्स के रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी सीरीज़ जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है। जिनके भी सिलेबस में जो है इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है सीरीज़, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसका नाम है केबीडब्ल्यू। केबीडब्ल्यू इसका नाम क्यों है भाई? कौन बनेगा विनर। इसमें आज की क्लास में आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके 10 ऑफ 10 होंगे वो बन जाएगा आज की क्लास का केबीडब्ल्यू, ठीक है। आप अपने मार्क्स जो है, क्या स्कोर रहा आज की क्लास का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अपना फीडबैक भी देंगे आपको हमारी आज का ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, कौन बनेगा विनर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर्स के साथ डील करता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना है, संशोधन करना है, तो किस आर्टिकल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के पास, ए ऑप्शन आर्टिकल 268, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास आर्टिकल 352, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास 356 एंड डी ऑप्शन है 368। आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में दिया गया है, ठीक है, जो डील करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर्स के साथ, ओके। अगर मैं बात करूं बी और सी ऑप्शन की, ये है आपका आर्टिकल 352, 356। ये आपके तीनों दो आर्टिकल किस में आते हैं? एमरजेंसी प्रोविजन में, ठीक है। आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ, 56 डील करता है स्टेट इमरजेंसी, जिससे आप बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। एक और आर्टिकल होता है आर्टिकल 360 जो डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ, ठीक है। और आर्टिकल 368 किसके साथ डील करता है? अमेंडमेंट प्रोसीजर्स के साथ, ओके। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368। बी ऑप्शन है टू अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज असेंशियल। आपको बताना है विच ऑफ दीज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है आप लोगों के पास ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ओके। आई होप आपने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का, अगर मैं डिस्कशन करूँ इसके रिलेटेड, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं डिस्कशन करूँ, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड अंडर आर्टिकल 368। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है आपकी। 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1973 में, ये आप रखेंगे याद। एंड 24th अमेंडमेंट एक्ट 1973 के ने जो है एक कंपल्शन कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो आर्टिकल 368 के थ्रू जो है पास होकर आया है, तो उसे जो है प्रेसिडेंट को असेंट देने ही पड़ेंगे। प्रेसिडेंट जो है उसे विद होल्ड पर जो है नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मैं बी स्टेटमेंट की बात करूँ, तो अमेंड द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज असेंशियल। सबसे पहले तो मैं बात करूँ 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल आपका डील करता है फेडरल फीचर्स के साथ। फेडरल फीचर का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर,
पावर को डिवाइड कर देना सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल फीचर के साथ डील करता है। अगर हमें कभी भी फेडरल फीचर के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है, कुछ उसमें चेंज लाना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए हमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर का जो है कंसेंट जो है लेना जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है आप लोगों की। सो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे ए और बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये लिखिए ए बी, ए एंड बी। ओके, सो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम इस टॉपिक पे। अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो आर्टिकल 368 जो है आपको एक तरह से आप मान सकते हैं कि आर्टिकल 368 आपको 3 वेज देता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 3 तरीके बताता है जिसके थ्रू जो है आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंज ला सकते हैं। फर्स्ट वे जो है वो है आपका सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी के और सेकंड है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। एंड थर्ड वन है आप लोगों का स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब 1 बाय 1 सिंपल मेजॉरिटी भी डिस्कस करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तीनों को हम लोग डिस्कस करें। सिंपल मेजॉरिटी कैसे होगी आप लोगों को देख लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी को ऐसे समझेंगे आप लोग, मान लीजिए लोकसभा में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543 है, ठीक है, 543 है, 543 आपकी टोटल स्ट्रेंथ है। और जितने लोग मान लीजिए इस दिन जो है आप लोगों के 390 लोग जो है कोई बिल पास होना था, टोटल स्ट्रेंथ को कितनी थी 543, लेकिन बिल पास होना था उस दिन जो है सिर्फ 390 लोग ही जो है उस सेशन में जो है प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करना है तो क्या होगा, ये जो 390 है ना, इसके अगर 50% से ज़्यादा लोग जो प्रेजेंट और वोटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जितने लोग आए हैं उनका 50% से ज़्यादा अगर लोग वोट कर देते हैं तो वो बिल जो है पास हो जाता है। अभी इसका 50% कितना हो जाएगा, ठीक है, 50% से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 50% इसका होता है 195, तो 50% से ज़्यादा कितना हो जाएगा, अगर एक वोट भी ज़्यादा है मतलब 196 अगर हो जाते हैं तो वो जो है बिल पास हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये बिल जो है ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया है, ठीक है। अभी देखिए इम्पॉर्टेंट है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और उसके बाद जो थर्ड वाला वेज है आपका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में आज जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, कितने टोटल मेंबर कितने हैं भाई आप लोगों के लोकसभा के 543 टोटल मेंबर हैं, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या कहता है कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। एक क्राइटेरिया क्या है कि ये जो है ना आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ, इसके 50% से ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। मोर देन मतलब ये एरो डाल देती हूँ, मोर देन 50% से ज़्यादा लोग जो है उस दिन हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया बताता है कि 2/3 मेजॉरिटी में लोग जो है बिल को प्रेजेंट हो और बिल के लिए जो है वोट करेंगे, तो वो बिल जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। अब 543 है, ठीक है, 543 का हाफ कितना होता है, 50% से ज़्यादा कितना होता है, 271 कुछ होता है, लेकिन हम क्या लेंगे 272 ले लेंगे, ठीक है। 543 का 50% कितना हो जाएगा 272, ठीक है। मान लीजिए हाउस में उस दिन कितने लोग आए हैं 390, जैसे हमने पहले किया था 390 लोग आए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इसमें पास हो गया कि टोटल मेंबरशिप के 50% से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 50% कितना था 272, उससे ज़्यादा लोग आए हैं 390 लोग आए हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया पास हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके 2/3 लोग जो हैं वो प्रेजेंट भी हों और वोटिंग भी करें, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है जैसे मान लीजिए वो असेंबली में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है इस बिल पे जो है हम सहमत नहीं है, इससे हम एग्री नहीं करते, हम लोग जो है वोटिंग नहीं करेंगे। अब जो है 2/3 लोग अगर इसके, ठीक है, टोटल जो लोग आए हैं उसके 2/3 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देते हैं तो वो बिल जो है आपका स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। अब इसका 390 का 2/3 कितना होता है आप लोगों का, एक सेकेंड रुकिएगा,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये टोटल मेंबर कितने हैं अभी 390, ठीक है। अगर 390 के 2/3 लोग जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देते हैं तो वो बिल जो है पास हो जाएगा। अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 होता है 260, ठीक है। 260 लोगों ने ही वोट किया है। क्या ये क्राइटेरिया जो है इसके साथ मैच कर रहा है, कितना आना चाहिए था 272 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना है 260 है, ठीक है। तो ये बिल क्या हो जाएगा, ये बिल ड्रॉप हो जाएगा, ये बिल पास ही नहीं होगा क्योंकि इसका फर्स्ट क्राइटेरिया तो पास हो रहा है। टोटल स्ट्रेंथ की जो है 50% से ज़्यादा लोग तो प्रेजेंट हैं 390, लेकिन क्या हो रहा है उसका 2/3 जो है 390 का 2/3 जो है वो इस क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं हो रहा है, 272 तक जो है उसकी रेंज नहीं आ रही है, तो इसलिए ये बिल क्या हो जाएगा, ये बिल पास नहीं होगा। स्पेशल मेजोरिटी आपको समझ आ गया। थर्ड वे में क्या था, स्पेशल मेजोरिटी पर प्लस 50 मोर देन 50% ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपके स्टेट कितनी स्टेट है, 28 स्टेट है, ठीक है। 28 स्टेट की जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके आपको मोर देन 50% जो है आपको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। अगर 14 जो है इसका क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, लेकिन आपको 50% से ज़्यादा चाहिए। अगर 15 स्टेट भी, ठीक है, 1 एक ऐड कर देंगे, 15 स्टेट अगर आप क्या कर देती हैं उस बिल के ऊपर जो अपनी सहमति दे देती हैं तो क्या हो जाएगा, ये बिल जो है पास हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आई होप आपको तीनों पॉइंट जो है समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नीड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए, जब आप लोग अमेंड कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होगी, उस बिल को पास करने के लिए आपको कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी। अगर मैं पहली बात तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, स्पेशल मेजॉरिटी वहाँ कहाँ पे चाहिए आपको, अगर आपने कोई फंडामेंटल में चेंज करना है, डीपीएसपी में कुछ चेंज करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर इसमें कुछ आपको चेंज करना है तो आपके क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी किस में चाहिए, अगर आपको कोई जैसे आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 में आपको दिया गया है किसी स्टेट का आपने एडमिशन करना है इंडियन यूनियन में या फिर न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। या फिर इंडिया के बीच में जो एग्जिस्टिंग स्टेट है अगर उसमें आप लोगों ने उसकी बाउंड्रीज, उसका नेम या कुछ चेंज करना है, आर्टिकल 3 कहता है उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या चाहिए होगा, सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होगा। कोई भी आप लोगों को स्पेशल मेजॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप लोगों को 1 बाय 1 जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ पे चाहिए होती है और स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ चाहिए होती है। और फेडरल फीचर यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, ठीक है। सो ये सभी आप लोगों के पास आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होती है, ठीक है। सो देखिए, सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ए ऑप्शन है आपके पास ए एंड 2 ओनली, बी ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास 1 ओनली एंड डी ऑप्शन है आप लोगों के पास ओनली 3। अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल राइट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन सब में कुछ चेंज लाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को जो है दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या उसके फंक्शन में कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अगर आपको क्रिएशन करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अब देखिए स्टेट्स जो होती हैं उसमें क्या होती है, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधान परिषद बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। 6 ऐसी स्टेट्स है जिसमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया में, ठीक है।
ओके। सो अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ चेंज लाना है, आप चाहते हैं कि हमारी स्टेट से जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया जाए, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को लाया जाए, यहाँ पे क्रिएशन है लाया जाए, तो उसके लिए जो है आपको किसी भी कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको एक सिंपल मेजॉरिटी में एक बिल पास करना है, एक ऑर्डिनेंस की तरह, तो वो जो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका क्रिएशन हो जाएगा, उसमें अमेंडमेंट आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, ओनली 3 इज़ द राइट वन। इसके लिए आपको लोगों को क्या चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट नीड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया कि जब हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बिल को पास करवाने के लिए। ठीक है, सो आपके पास स्टेटमेंट है, चेंज इन द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, चेंज इन द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, अब देखिए ये तीनों अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, ये दोनों अब किसके आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 3 के अंडर आता है, सॉरी आर्टिकल 3 के अंडर आता है, और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ये आर्टिकल 2 के अंडर आता है। ठीक है, सो अभी मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 3 और 2 में अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, किसी भी तरह की कोई स्पेशल मेजॉरिटी की चीज़ नहीं है। क्योंकि अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लें तो वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है इजीली से आप लोग चेंज ला सकते हैं। उसी तरह अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो बहुत ही रिजिड है, उसमें चेंज जो है बहुत डिफ़िकल्ट वे में जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसमें चेंज लाना, जहाँ तो लाया ही नहीं जाता, जहाँ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसमें चेंज लाना। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसाइड किया कि ना तो हम फ्लेक्सिबल रखेंगे, ना ही हम लोग जो है रिजिड रखेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन मिक्सचर रखेंगे। हम कुछ प्रोविज़न ऐसे रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको ईजिली से जो है चेंज किया जा सके, और कुछ प्रोविज़न ऐसे रखेंगे जो रिजिड रखेंगे, जिनको चेंज करने के लिए हमें जो है एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जो फ्लेक्सिबल फीचर होते हैं उनको हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो रिजिड फीचर होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं? वो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होते हैं, जहाँ फिर स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सो ये तीनों जो है स्टेटमेंट जो आपको दी गई हैं, ठीक है, ये तीनों जो है कैसे चेंज किए जाएंगे? ये तीनों सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किए जा सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल फीचर जो है आपको दर्शाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमेंडमेंट टू विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें से कौन सा जो है शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब उसको अमेंड करना हो तो आप लोगों को क्या चाहिए? मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है आप लोगों की, उसका कंसेंट 50% से ज़्यादा उसका कंसेंट जो है आप लोगों को चाहिए होगा। आर्टिकल फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास 5th शेड्यूल, 6th है आप लोगों के पास बी ऑप्शन आप लोगों के पास 6th शेड्यूल, 7th है 7th शेड्यूल, एंड फिर डी ऑप्शन है नन। ठीक है, सो आई होप आप सबने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आप लोगों का? मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 7 शेड्यूल आपका डील करता है डिवीज़न ऑफ पावर्स के साथ, कि यूनियन और स्टेट जो है उसको क्या पावर दी गई है, सेंटर को क्या पावर की दी गई है। ठीक है, किन सब्जेक्ट पे जो है स्टेट जो है लॉ बना सकता है, किन सब्जेक्ट पे जो है सेंटर लॉ बना सकता है। आपको पता है 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन पे जो है लॉ बनाने, स्टेट को लॉ बनाने की यूनियन लिस्ट पे सेंटर जो है लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट जो है लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों जो है लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, सो 7 शेड्यूल अगर आपको अमेंड करना है, इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको स्टेट का कंसेंट लेना भी ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें 5th और 6th शेड्यूल की, 5th और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 5th शेड्यूल आपका डील करता है शेड्यूल एरिया के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। ठीक है, और 6th शेड्यूल जो है ये भी रिलेट करता है जो आपके ट्राइबल एरिया, जैसे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, इनमें कुछ चेंज लाना है इन एरियाज़ में, तो आप लोगों को जो है कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से जो है वो बिल पास करवा के इनमें जो है चेंज ला सकते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए,
द फर्स्ट एक सेकेंड। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आप लोग बोल सकते हैं, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 क्रिएटेड अ जीएसटी काउंसिल। एनी अमेंडमेंट इन द कॉम्पोजिशन पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल रिक्योर विच अमंग द फॉलोइंग। देखिए 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है जीएसटी काउंसिल जो है उसको बनाया गया था, ठीक है। और अगर आप लोगों को उसकी जीएसटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन में या उसकी पावर में कुछ चेंज लाना है, कुछ अमेंड करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए जो है कौन सी जो है इसमें स्टेटमेंट जो है आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन है आपको, ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद द सिंपल मेजॉरिटी। क्या इसमें जो है अगर आपको चेंज लाना है जीएसटी काउंसिल में तो क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। बी ऑप्शन है आप लोगों के पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। सी ऑप्शन है आप लोगों के पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। या डी ऑप्शन है आपको डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जीएसटी काउंसिल की, तो आप लोगों को सबको पता है जीएसटी काउंसिल जो है ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको लाया गया था, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसमें जो है जीएसटी काउंसिल में आप लोग क्या देखते हो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स देखते हो इसमें आप लोग, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसमें आते हैं। और क्या आते हैं आप लोगों के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इसकी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। अब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि जीएसटी जो है हर एक स्टेट में जो है, अगर 28 स्टेट है इंडिया की तो 28 स्टेट में ही जो है आपका जीएसटी जो है लागू है। यूनियन टेरिटरी अगर आपकी 9 है तो उसमें भी जो है आपका जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट होता है, सॉरी, ठीक है। सो 8 आपकी यूटीज हैं तो उसमें जो है आपका जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो इसके लिए ना तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ना ये स्पेशली मेजॉरिटी से अमेंड होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड वेज जो है लाना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो है ये राइट ऑप्शन आपका बन जाता है, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें से कौन सा ऐसा बिल होगा जिसको आपको पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ए ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल, बी ऑप्शन है मनी बिल, सी ऑप्शन है फाइनेंस बिल एंड डी ऑप्शन है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। सो इसका तो बहुत ही इजी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई चेंज लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, अगर आप लोगों का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग चेंज लाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो वाला जो 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 आपका आर्टिकल 368 के थ्रू पास होकर आया है, तो उसके अंडर जो है आप लोगों को क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आप लोगों को एक जो है आप मान सकते हो एक इवेंट की तरह दिया गया है कि अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास बाय लोअर हाउस। एक कोई बिल है, ठीक है, ये लोअर हाउस है आप लोगों का, ये अपर हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और ये है, सॉरी एक सेकेंड, ये है आप लोगों का लोकसभा, ये है आप लोगों का राज्यसभा, ठीक है। कोई बिल है, ठीक है, कोई भी बिल ले लीजिए, ठीक है, कोई बिल लाया गया, उसमें जो है लोकसभा ने उसको पास कर दिया है फुल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। अब राज्यसभा जो है उस बिल को पास नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, द विल हैव टू बी ड्रॉप, जो विल है उसको ड्रॉप कर लिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। बी स्टेटमेंट है, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे बी कन्वीड टू कंसीडर एंड पास द बिल। एक जॉइंट सिटिंग जो है दोनों हाउसेस की बुलाई जाएगी और कन्वे किया जाएगा, उन दोनों को जो है किया जाएगा, सहमति जो है इस बिल पे देने के लिए जो है फोर्स किया जाएगा, ठीक है, कन्वे किया जाएगा। सी ऑप्शन है, द विल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ द लोकसभा पास इट गेन बाय अ थर्ड मेजॉरिटी, ठीक है। और डी ऑप्शन है, द बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डिस्पाइट द डिसअप्रूवल ऑफ द बिल बाय द अपर हाउस। बिल जो है दोनों हाउसेस से पास होना जो है ज़रूरी है। तो अगर इसकी मैं बात करूँ लोकसभा एंड राज्यसभा की,
सो इसमें राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसमें आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों की जो है क्या चाहिए, सहमति चाहिए। दोनों हाउसेज में अगर बिल पास होगा तो ही वो बिल जो है लॉ बनेगा, एक एक्ट बनेगा। अगर एक हाउस पास करता है, मान लीजिए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो वो बिल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास नहीं होता, तब भी वो बिल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये चॉइस होती है कि बिल जो लाया जा रहा है वो राज्यसभा में प्रेजेंट करें या लोकसभा में, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आप लोग जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। 9th शेड्यूल जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके बारे में वो कब जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट में, बी ऑप्शन है 8th अमेंडमेंट में, सॉरी ये क्या हो गया, 8th अमेंडमेंट में, सी ऑप्शन है 9th अमेंडमेंट में, डी ऑप्शन है आपका 42nd अमेंडमेंट पे। आई होप आप सबने इसका राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल में आपका ये डील करता है जो एक्ट और रेगुलेशन है आपके लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें 9th शेड्यूल की, ओरिजिनली जो है इनिशली जब ये 9th शेड्यूल लाया गया था, इसमें सिर्फ 13 लॉ थे। ठीक है, अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 200 से ज़्यादा, मतलब 300 के अप्रॉक्सीमेट आप 82 मान सकते हैं। ठीक है, इतने जो है इसके अंडर लॉ है। लैंड रिफॉर्म्स हो गया, या फिर आपके टीनेंसी रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ये सारे जो है इस 9th शेड्यूल के अंडर आते हैं। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये जो लॉ है 9th शेड्यूल के अंडर जो लॉ है, अगर इसकी वजह से कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो उसको जो है आप कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9th शेड्यूल का कोई लॉ जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो इसके रिलेटेड जो है आप लोग क्या नहीं कर सकते, उसे सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके लिए याचिका नहीं डाल सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन आपको पता है कि 1973 में क्या हुआ था, 1973 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूल किया था, एक लॉ इंक्लूड किया था, उसने ओवर रूल किया था इस बात को। उन्होंने बोला था कि ठीक है, 9th शेड्यूल का कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करता है तो उससे रूल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 9th शेड्यूल का कोई लॉ ऐसा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसे वायलेट कर रहा है तो उसे जो है आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसका कौन सा आ जाता है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न जहाँ पे लागू हो जाता है अगर आप क्या करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वायलेशन हो रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है किस आर्टिकल के साथ डील करता है, फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर्टिकल 13 जो है ये जुडिशियल रिव्यू के साथ डील करता है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट कर रहा है तो क्या किया जाएगा, उसको वायलेट, नल एंड वाइड जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 9th शेड्यूल के रिलेटेड क्या है, 9th शेड्यूल के रिलेटेड यही है कि जो इसके लॉ हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वायलेट करते हैं तब भी उसे नल एंड वाइड किया जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहे हैं तो उसे जो है नल एंड वाइड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन एक मैंने डाल दिया आप लोगों का। हाउ मैनी वेज अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितने तरीके देता है, कितने वेज देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। सो ऑप्शन है आप लोगों के पास 1 वे, 3 वे, 2 वे, 3 वे या फिर 4 वे। सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा, बहुत ही ईजी आंसर था। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सी, 3 वेज कौन से हैं आप लोगों के, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि आज की क्लास में कौन बना है KBW। ओके, KBW कौन बनेगा विनर। ओके, सो अपना स्कोर लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे,
मैं मान सकती हूँ ईजी टू मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन कल की क्लास में आप लोगों को मे बी इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, यूपीएससी लेवल का। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।